दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास की ग्रंथियों से बात करने वाले हैं। DSSS की पेडागोजी सीरीज चल रही है, इसमें अब तक वीडियो शूट कर सकूँ 15 या 14। आज जो हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है और यहाँ से कंपलसरी क्वेश्चन पुटअप होता है। देखो, अगर वो ये पूछे वृद्धि और विकास की ग्रंथियाँ कुल कितनी है तो आपको बतानी है 5 है। कितनी हमारी 5 है। वैसे तो बहुत सारी हमारे शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन वृद्धि और विकास से संबंधित जो ग्रंथि होती है वो 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? देखो, पहली हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की। पहली कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। जो दूसरी होती है दोस्तों वो होती है थायराइड ग्रंथि। जो तीसरी जो होती है दोस्तों वो होती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। और जो नेक्स्ट जो होती है वो दोस्तों होती है पैंक्रियाज ग्रंथि। और जो लास्ट में जो आती है वो आती है पैरा थायराइड ग्रंथि। अब समझना क्या आपको दोस्तों, जो वृद्धि और विकास से संबंधित जो ग्रंथियां हमारे जो शरीर में पाई जाती हैं वो 5 पाई जाती है। यानी एक पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, दूसरी पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, तीसरी पाई जाती है एड्रिनल, नेक्स्ट होती है पैंक्रियाज और लास्ट में होती है पैराथायराइड। 2 तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये इस बात को ध्यान रखें। देखो, अब यहाँ पर बात ये होती है कि ये समझ लीजिए अगर उसने यहाँ से 3 ऑप्शन ले लिए और एक हट कर लिया, जो पिछले यूपी टेट में उसने ये लिया था कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो जो उसने एक डी ऑप्शन बनाया था वो बनाया था लार ग्रंथि। कौन सा बनाया था? लार ग्रंथि, जो यूपी टेट में पूछा गया। तो यानी इनसे हटकर जो भी ग्रंथि पूछी दोस्तों वो आपको गलत बतानी है। यानी 3 उसने यहाँ से ले लिया और एक डी ऑप्शन उसने लार ग्रंथि ले लिया, तो लार ग्रंथि इसमें मैंने लिखा ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से हटके यानी इन 5 से हटकर जो पूछी जाए वो आपको गलत बतानी है। यानी लार ग्रंथि मैंने इसमें नहीं लिखाई, पहली लिखाई पीयूष, दूसरी थायराइड, नेक्स्ट एड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड ग्रंथि। यानी इनसे हटके जो आएगी दोस्तों वो गलत आएगी और गलती हमें लगानी है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो किस में सहायक होती है, तो आपको बताना है इससे ग्रोथ हार्मोन से निकलता है। इससे ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। अगर आपसे ये पूछे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि में सहायक होती है, तो आपको बतानी है पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि किस में होती है? सहायक होती है, तो आपको बताना है मानसिक विकास में सहायक होती है। किस में होती है? मानसिक विकास में सहायक। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो होती है संवेगों की वृद्धि व विकास के लिए। पैंक्रियाज जो होती है शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए। पैराथायराइड जो होती है दोस्तों इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता, लेकिन ये सबके साथ में होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं उपरोक्त में सहायक। देखो, अब यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होगा दोस्तों वो 2 तरीके से होगा। देखो, या तो वो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि और विकास की सहायक ग्रंथि नहीं है, या ये पूछ सकता है कि कितनी ग्रंथि, तो आपको बतानी है 5 ग्रंथि। कितनी बतानी है? 5, और 5 के मैंने नाम लिख दिए हैं। पहली पीयूष ग्रंथि, दूसरी थायराइड, नेक्स्ट है पैंक्रियाज, एड्रिनल और पैराथायराइड। ऐसा कुछ नहीं कि ये क्रम से, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे ये पूछे कि पीयूष ग्रंथि किसमें सहायक होती है, तो आपको बताना है ग्रोथ हार्मोन से निकलता है। यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक व्यक्ति की वृद्धि बढ़ती है। ये कौन सी ग्रंथि कहलाती है? मेरे पीयूष ग्रंथि।
अगर ये पूछे थायराइड ग्रंथि का मेन कार्य क्या होता है, ये मानसिक विकास में सहायक होती है। और थायराइड जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है, एक ज़्यादा मोटा होना और एक ज़्यादा पतला होना। ज़्यादा मोटे होंगे तब भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और ज़्यादा पतले होंगे तब भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बुद्धि को इफेक्ट पड़ता है। एंड्रिनल ग्रंथि क्या होती है, तो आपको बताना संवेगों की वृद्धि और विकास के लिए। यानी आपको समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जब एक व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है या संवेगों को कंट्रोल कर लेता है, और संवेगों को कंट्रोल करना या ज़्यादा गुस्सा करना वो कौन सी ग्रंथि के कारण होता है दोस्तों, तो आपको बताना एंड्रिनल ग्रंथि। अब शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रण करने के लिए, यानी ब्लड जो शुगर होता है हमारा, जो बीपी हाई होता है, ब्लड शुगर जो होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग्रंथि को लाया गया, पेंक्रियाज ग्रंथि को लाया गया। अब वो आपसे ये पूछेगा पैराथायराइड क्या होता है, तो देखो इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता, इन सबके साथ में जो चलती है वो हमारी पैराथायराइड ग्रंथि होती है। दो तरीके से समझना, इनसे हट क्या है वो हमें गलत बतानी है, इनके साथ में अगर यहाँ से लेता है और अलग से 3 लेता है तो हमें बतानी है, इनका पर्टिकुलर कार्य कोई पूछे तो इन्हें बतानी है। अब इनसे हटके 2 और होती है दोस्तों, 2 ग्रंथि और पूछी जाती हैं जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वो कौन कौन सी होती है, देखो अब समझेंगे उसको। पहली होती है दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि, और दूसरी जो होती है वो होती है ओडिपस। लेकिन हम इस इलेक्ट्रा को पढ़ेंगे। देखो इस ग्रंथि में एक लड़की अपने पापा से ज्यादा प्रेम करती है। यानी वो कौन सी ग्रंथि कहलाती है दोस्तों, वो आपको बतानी है। वो कौन सी ग्रंथि कहलाती है जिसमें एक लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है, वो आपको बतानी है। इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। दूसरी जो आपसे पूछेगा दोस्तों वो पूछेगा ओडिपस ग्रंथि। अब ओडिपस ग्रंथि क्या होती है, देखो इस ग्रंथि में एक लड़का अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। यानी अब आपको ये देखा जाएगा, देखो जो लड़का होता है वो हर समय माँ का लाडला होता है। यानी कहते हैं ना कि माँ का जो राजा बेटा जो होता है वो कौन सी ग्रंथि का होता है, तो ओडिपस ग्रंथि का। आपको ये बताना है कि वो कौन सी ग्रंथि होती है जिसमें एक लड़का अपनी मम्मी से ज़्यादा प्रेम करता है, तो आपको बतानी ओडिपस ग्रंथि। वो कौन सी ग्रंथि होती है जिसमें एक लड़की अपने पापा से ज़्यादा प्रेम करती है, तो आपको बताना इलेक्ट्रा ग्रंथि। यानी पापा की परी होती है और माँ के पूत होते हैं। तो एक तरह से इसको समझ लेना कि लड़की अपने पापा से ज़्यादा जो प्रेम कर रही है वो कौन सी ग्रंथि कहलाएगी, तो आपको बताना ओडिपस ग्रंथि है। लड़का अपनी मम्मी से ज़्यादा प्रेम कर रहा है, कौन सी कहलाएगी, लड़की अपनी पापा से ज़्यादा प्रेम कर रही है, कौन सी ग्रंथि कहलाएगी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़का अपनी मम्मी से ज़्यादा प्रेम कर रहा है, कौन सी ग्रंथि कहलाएगी, ओडिपस ग्रंथि। यानी इन 5 से हटके 2 ये ग्रंथि और पढ़नी होती है हमें, जो इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि कहलाती है। अब बात यहाँ पर आती है कि इसके जो पहलू होते हैं, वृद्धि और विकास के पहलू जो होते हैं दोस्तों, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। पहलू या वो आयाम बोल सकता है या वो पक्ष बोल सकता है। ये आपसे हर पेपर में आपसे पूछा जाएगा, वृद्धि और विकास के पहलू कितने हैं, वृद्धि और विकास के आयाम कितने हैं, वृद्धि और विकास के पक्ष कितने हैं। तो दोस्तों हमें बताने 4 पक्ष हैं, और पूरी जो सीडीपी है हमारी इन 4 पक्षों पर टिकी हुई है। देखो पहला कौन सा है, पहला होगा शारीरिक, दूसरा जो होगा वो होगा मानसिक,
इसका एक और नाम है हमारा संज्ञानात्मक। तीसरा जो होगा दोस्तों वो होगा संवेगात्मक, यानी पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक संज्ञानात्मक और तीसरा संवेगात्मक और चौथा जो हमारा है वो है हमारा सामाजिक। और ये जो दोस्तों चारों जो मैंने आपको लिखा है ये कैसे लिखा है, क्रम से लिखा है। यानी अगर वो आपसे ये पूछे कि वृद्धि और विकास के पक्ष कितने, आयाम कितने, पहलू कितने, स्टेप कितने, तो हमें बताने चार है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्रम से हैं, ऐसा नहीं कि पहले कुछ हो रहेगा, पहले कुछ हो रहेगा, पहले कुछ हो रहेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि वृद्धि और विकास की ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, तो ये होता है। अब इसके बाद में एक और चीज और हम पढ़ेंगे हम दोस्तों, वृद्धि और विकास का क्रम। वृद्धि और जो विकास का क्रम होता है दोस्तों वो दो तरीके से होता है। दो तरीके कौन कौन से, थोड़ा इनको समझेंगे। तो पहला जो तरीका है दोस्तों वो ये है सिर पदाभिमुख, और दूसरा जो है दोस्तों वो है समीपस्थ और दूरस्थ। दूसरा कौन सा है हमारा, यानी जो मनुष्य जाति में जो वृद्धि और विकास होगा दोस्तों वो दो तरीके से होगा, यानी सिर से पैर की ओर, जिसको हम बोलते हैं सिर पदाभिमुख। इसको दूसरे नाम से भी लिख दे रहे हैं अगर आपको डाउट में हो, यानी सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर होता है, जिसको हम बोलते हैं सिर पदाभिमुख। यानी मनुष्य जाति में जितने भी लोग आते हैं, जितनी भी जनसंख्या है, उन सब में जो वृद्धि और विकास का जो क्रम होगा वो दो तरीके से होगा, सिर से पैर की ओर, समीपस्थ दूरस्थ। सिर से पैर की ओर होगा, गर्भावस्था में सबसे पहले उसका सिर बनेगा, और लास्ट में अगर वो आपसे ये पूछे कि गर्भावस्था में एक बालक का सबसे लास्ट में या अंत में किस अंग का विकास होता है, तो आपको बता देना पैर के नाखून का होता है। यानी विकास कहां से शुरू होगा, वृद्धि कहां से शुरू होगी, सिर से लेकर पैर की ओर होगी, जिसको मैंने क्या नाम दिया, सिर पदाभिमुख। समीपस्थ दूरस्थ का नाम ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए पहले हमारी पूरी बॉडी बनेगी, फिर दूर के पार्ट बनेंगे। मान लीजिए जैसे अकल दाढ़ जो होती है, सफ़ेद बाल जो होते हैं, ये बाद में आते हैं, लेकिन जो समीपस्थ पहले हमारी पूरी बॉडी, जो दूध दांत है, फिर 32 दांत है, ये जो पहले बॉडी जो बननी है हमारी पास पास वाली वो बनेगी। फिर उसके बाद दूर का जो विकास होना है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, वो हमारा समीपस्थ और दूरस्थ कहलाता है। देखो अगर आपसे ये पूछे वृद्धि और विकास की ग्रंथियां कितनी है, अगर वो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं वृद्धि और विकास की सहायक ग्रंथियां कितनी हैं, वृद्धि और विकास की सहायक ग्रंथियां कितनी हैं, तो आपको बता देना है 5 ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल, पैंक्रियाज और पैराथायराइड ग्रंथि। अब इनसे हटके दो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रल ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि। वो आपसे ये पूछे वृद्धि और विकास के आयाम, पहलू, पक्ष कितने, तो मैंने आपको बताया 4 आयाम है या पहलू हुए, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, और इनको मैंने आपको बताया ये कैसे हैं, क्रम में है। अगर वो ये भी पूछ सकता है वृद्धि और विकास का सही क्रम कौन सा है। अब उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि वृद्धि और विकास का क्रम बताइए, वृद्धि और विकास कितने तरीके से हो सकता है या कितने प्रकार से होता है, तो आपको बताना है दोस्तों 2 प्रकार से होता है, सिर पदाभिमुख और समीपस्थ दूरस्थ, यानी सिर से पैर की ओर। अगर आपसे ये पूछे गर्भावस्था में सबसे अंत में किस अंग का विकास होता है बालक का, तो आपको बता देना पैर के नाखून का। ये है दोस्तों वृद्धि और विकास की ग्रंथि। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले चैनल पे आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी, किसी भी एग्जाम की हो आपको फुल मिलेगी, फुल। जो आपके दोस्तों उनको भी शेयर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।